गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज की क्लास में हम वही चैप्टर नंबर 12 को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। तो हमारी हिस्ट्री में बेटा ऐसे खूब सारे बेस्ट नोन एपिक्स हुए। बेस्ट मतलब अच्छा, नॉन मतलब जिन्हें हम जानते हैं, है ना। तो बेस्ट नॉन ऐसे एपिक्स हुए हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दीज किंगडम्स विच वर फ्लरिश्ड इन द डेक्कन रीजन। और अब एपिक क्या होता है? एपिक का मतलब होता है बेटा ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशंस, है ना। छोटी छोटी पोएम्स को एपिक नहीं कहा जाएगा, लॉन्ग कंपोजिशंस यानी कि जो बहुत ही विस्तार से बड़े लिखे हुए रहते हैं, बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें एपिक्स कहा जाता है, जिसमें खूब सारी स्टोरीज भी होती हैं, अलग अलग गॉड्स के बारे में होती हैं। तो आइए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही फेमस तमिल एपिक जिसका नाम था सिल्लापड्डिकरम। ठीक है, इसे जिस पोइट ने लिखा है उन पोइट का नाम है बेटा इलैंगो, है ना। तमिल लैंग्वेज का ये एपिक है सिल्लापड्डिकरम। इसे माना जाता है कि इसे लगभग 1800 साल पहले यानी कि 1800 ईयर्स एगो पहले इस तमिल एपिक सिल्लापड्डिकरम को इलैंगो ने लिखा था। अभी किसके बारे में है? इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है एक मर्चेंट का, यानी कि इट इज सिल्लापड्डिकरम जो एपिक है, इट इज ए स्टोरी ऑफ ए मर्चेंट, यानी कि मर्चेंट यानी कि व्यापारी। उनका नाम है कोवलन, जो पुहार नाम की एक जगह पर रहते हैं। और क्योंकि ये मर्चेंट है तो रोज इनका राज दरबार में आना जाना लगा रहता है। और राज दरबार में ही एक लेडी हैं जिनका नाम है माधवी करके, है ना। तो ये जब माधवी से रोज मिलते हैं तो इन्हें माधवी से प्रेम हो जाता है। और लेकिन ये पहले से कोवलन क्या है, मैरिड है, यानी कि शादीशुदा हैं। तो काफ़ी लंबे समय तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। कोवलन अपनी वाइफ को नेग्लेक्ट करते रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक, है ना। कोवलन की वाइफ का नाम यहाँ पर बताया गया है कनगी। तो जो कोवलन है वो कनगी को बिना बताए माधवी से बार बार मिलते हैं। जैसे ही कनगी उनकी वाइफ को ये बात पता लगती है वो इसका ऑब्जेक्शन करती है और आखिरकार कोवलन अपनी पत्नी को लेकर पुहार जहाँ पर रहते थे उस जगह को वो छोड़ देते हैं और एक नई जगह पर रहने के लिए चले जाते हैं जिसका नाम है मदुरई। वहाँ पर जाकर नए सिरे से अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब क्योंकि कोवलन ने गलती की थी, वो ऑलरेडी मैरिड थे, फिर भी उन्होंने किसी और फीमेल के साथ में अब वो आगे बढ़े और अपनी वाइफ को भी नहीं बताया उन्होंने, यानी कि उन्होंने अपनी वाइफ को चीट किया। तो कहीं ना कहीं उनके इस एक्ट की उन्हें सजा मिली और जिस नई जगह पर मदुरई जहाँ पर गए थे उन पर वहाँ पर एक चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। वहाँ के कोर्ट के ज्वेलर यानी होता है जो राजा के हीरे जवाहरात जेवर वगैरह बनाने का काम करते थे। जो मदुरई के जो कोर्ट ज्वेलर थे वो कोवलन के ऊपर एक चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं और उसकी बदौलत यानी कि इस इल्ज़ाम के बाद में कोवलन को मृत्युदंड दे दिया जाता है, यानी कि इतनी भयंकर सजा उन्हें मिलती है। इस बात से जो कोवलन की वाइफ थी कनगी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो तो अभी भी कोवलन से प्रेम करती थी, अपने हस्बैंड से लव करती थी। तो उन्हें इतना बुरा लगता है कि वो इसका रिवेंज लेने के लिए, प्रतिशोध बदला लेने के लिए सेना को तैयार करती हैं काफ़ी वर्षों तक और उस पूरे जो मदुरई क्षेत्र है उसे वो पूरा नष्ट कर देती। इतना प्रतिशोध, इतना गुस्सा उनमें होता है। ये सारी बात इस सिल्लापड्डिकरम एपिक में लिखी गई है। ऐसा ही एक और तमिल एपिक है जिसके बारे में आपकी बुक में बताया गया है, मनी मैकलई, है ना। इसे भी लगभग 1400 वर्ष पहले लिखा गया था, है ना, यानी कि सिल्लापड्डिकरम के 400 ईयर्स बाद में।
है ना। इसे लिखने का क्रेडिट दिया जाता है पोएट सत्यनार को, ठीक है। सत्यनार ने इस मणिमेकले को लिखा था। अब इसमें उन्होंने किसके बारे में लिखा? इसमें उन्होंने लिखा कोवलन और माधुरी की जो पुत्री थी, है ना, माधुरी नहीं, कोवलन और माधवी की जो डॉटर थी, उनके बारे में उन्होंने ये एपिक लिखा। तो ऐसे ही एपिक्स के बारे में ऐसे खूब सारे एपिक्स हैं बच्चों, जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग, जैसे एलेंगो और सत्यनार इंटेलिजेंट लोग ही रहे होंगे, इतने अच्छे पोएट रहे होंगे जो इन्होंने इतने बड़े बड़े एपिक्स लिखे। इनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता चला, बहुत बाद में पता लग पाया जब इनकी मनुस्क्रिप्ट, यानी कि पहले तो पेपर होते नहीं थे, लोग मनुस्क्रिप्ट्स का ही यूज़ करते थे, तो जब इनसे जुड़ी हुई मनुस्क्रिप्ट्स हमें मिली तब जाकर इन एपिक्स के बारे में हमें ये सारी जानकारी मिल पाई। जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में कालिदास के बारे में भी पढ़ा होगा, है ना, मैंने भी पढ़ाया था आपको, और उनके एक फेमस प्ले अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कशन किया था। उसी तरह का एक और फेमस प्ले है उनका मेघदूत करके, है ना। मेघ यानी, मेघ से मतलब है बेटा यहाँ पर क्लाउड से, और दूत यानी होता है मैसेंजर, है ना। आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो मैसेजेस या अपनी बातों को कन्वे करना बहुत आसान है ना। देयर आर लॉट मैनी वीडियो कॉल ऑप्शंस आर अवेलेबल, है ना। हम व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं या दुनिया भर के जितने भी ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को कहने के लिए, सामने वाले तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो। लेकिन जो कालिदास है उन्होंने क्लाउड्स को एज ए मैसेंजर का नाम दिया है कि अगर दो लवर्स हैं, है ना, तो दो लवर्स के बीच में जो क्लाउड्स होते हैं वो एज ए मैसेंजर का काम करते हैं, है ना। यानी कि अगर हमें अपने फादर को या अपनी सिस्टर को या अपनी वाइफ को कोई भी बात कहनी है तो हम वो बात उन क्लाउड्स को शेयर कर रहे हैं, है ना, उन बादलों को शेयर कर रहे हैं, और वो क्लाउड्स एज ए मैसेंजर, दूत बनकर जहाँ पर भी हमारे वो रिलेटिव हैं जिनको हम वो मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं वो वहाँ पर चले जाते हैं, और बादलों में जो इमेज बनती है वो उस मैसेज की वो इमेज बनाकर वो अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, है ना। ऐसा कालिदास ने अपने इस फेमस प्ले जिसका नाम है मेघदूत, इसमें वो बात शेयर की है। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वो है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, है ना। ये वो समय था बच्चों जब खूब सारे हिंदू रिलीजियस स्टोरीज को भी लिखा गया, यानी कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बातें की गई, उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ उन्हें भी लिखा गया, और ऐसी ही कुछ स्टोरीज को कहा जाता है पुराणास, है ना। पुराणास वर्ड बना है बेटा पुराण से, पुराण मतलब होता है ओल्ड, है ना। तो जो ओल्ड स्टोरीज हैं उन्हें ही कहा जाता है पुराणास। और इन पुराणास में लिखा क्या गया है, इट वाज अबाउट द डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ हिंदूज, है ना। जैसे विष्णु हो गए, शिव हो गए, दुर्गा हो गई, माँ दुर्गा या माँ पार्वती के बारे में कि किस तरह से उनकी वर्शिप की जानी चाहिए, है ना, और किस तरह से इन सभी गॉडेसेस या गॉड ने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है, और अलग अलग जो रूलर्स हुए हैं उनके बारे में भी बताया गया है। सो देयर आर द डिफरेंट थिंग्स मेंशन्ड इन द पुराणास आल्सो। अब पुराणास जो हैं, ये जो पुराण हैं, है ना, इन पुराण को संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और संस्कृत कॉम्प्लेक्स नहीं, टिपिकल वाली संस्कृत नहीं, सिंपल संस्कृत में लिखा गया है। और इस वजह से लिखा गया है ताकि इसे हर व्यक्ति को सुनाया और समझाया जा सके, है ना। क्योंकि पहले हर किसी को संस्कृत पढ़ने की अनुमति होती थी नहीं, है ना, वेदों को पढ़ने की अनुमति होती नहीं थी, परमिशन नहीं मिलती थी, स्पेशली शूद्रास और विमेंस। शूद्रास एंड विमेंस वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, इसलिए इन्हें सिंपल संस्कृत में लिखा गया ताकि जब इन्हें बोला जाए तो हर कोई व्यक्ति इन्हें समझ सके। और ऐसा बताया जाता है कि इन पुराणों को टेम्पल्स में सुनाया जाता था, और टेम्पल्स में जो प्रीस्ट होते थे वो इन पुराणों में लिखी गई कहानियों को आम लोगों को सुनाया करते थे, और लोग दूर दूर से उन मंदिरों के पास में इकट्ठा हो जाते थे जहाँ पर प्रीस्ट एक ऊंची जगह पर बैठकर इन स्टोरीज को
रिसाइट करते थे, यानी कि बोलकर सभी लोगों को बताते थे। ऐसे ही दो संस्कृत एपिक्स के बारे में भी बात की गई है, महाभारत और रामायण, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाभारत की। आपने भी महाभारत काफ़ी देखा भी होगा। अभी लॉकडाउन में दोनों सीरियल्स काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुए थे, है ना। जो हमारे नेशनल चैनल है दूरदर्शन, उस पर इनका प्ले किया गया था इनको वापस से। तब महाभारत एक्चुअली इट इज़ ए वॉर हुई थी दो परिवारों के बीच में। एक थे कौरव, एक थे पांडव। पांडव थे 5, कौरव थे 100, है ना। तो दोनों को हस्तिनापुर का सिंहासन चाहिए था। तो उस हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा कौन, इसी को लेकर जो युद्ध लड़ा गया उसी का नाम दिया गया महाभारत। अब इसको लिखा गया आज से 1500 साल पहले, यानी कि हम इसके बारे में जान पाए अबाउट 1500 ईयर्स एगो, ऐसा कहा जाता है, हिस्टोरियंस हमें बताते हैं। और जिन्होंने इसे लिखा है उनका नाम है बेटा वेद व्यास, है ना। तो वेद व्यास एक ऋषि हुए, है ना, महर्षि थे वेद व्यास। तो वेद व्यास ने महाभारत लिखने के साथ साथ ऐसे खूब सारे पुराण भी लिखे हैं। तो पुराण और महाभारत को लिखने का जो क्रेडिट दिया गया है वो है वेद व्यास को। ऐसे ही एक और संस्कृत एपिक है रामायण करके, है ना, जहाँ पर राम जो हैं वो कौशल के राजकुमार है। कौशल जो जगह है वहाँ के राजकुमार हैं। उनका विवाह होता है सीता से और उन्हें किसी कारण से अपने पिता के वचन की वजह से 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पर लंका का राजा जो रावण है वो उनकी पत्नी को हरण करके उठा कर ले जाता है। और फिर जो राम हैं वो वानर की सेना इकट्ठी करके किस तरह से रावण का वध करते हैं, अपनी पत्नी को वापस लेकर आते हैं और अयोध्या के राजा बनते हैं। इसके बारे में ही ये पूरा रामायण एपिक है। और इसे जिसने लिखा है उनका नाम है वाल्मीकि, है ना। तो ऋषि वाल्मीकि के द्वारा ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है रामायण। और आपने भगवत गीता का भी नाम सुना होगा। भगवत गीता जिसके बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको, जब भक्ति टॉपिक डिस्कस हुआ था। तो जो भगवत गीता है वो भी महाभारत का ही पार्ट है और ये भी वेद व्यास ने ही सब कुछ लिखा है। इसके अलावा भी कई बार जो स्टोरीज आम लोगों के द्वारा कही जाती थी, स्टोरीज टोल्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल वर नोन एज जातकास। जातक मतलब होता है बेटा कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पीपल। तो सामान्य व्यक्तियों के द्वारा जब कोई स्टोरी कही जाती थी तो उन्हें कहा जाता था जातक। और ऐसी खूब सारी स्टोरीज को प्रिजर्व किया गया है। जो हम जो स्टूपास के बारे में पढ़ा है मैंने आपको, सांची स्टूपा, है ना। तो सांची स्टूपा की जो रेलिंग्स हैं उनके ऊपर ऐसी पिक्चर्स बनी हुई हैं उन स्टोरीज की। और जब हम अजंता में जाते हैं तो वहाँ पर पेंटिंग्स में भी इन स्टोरीज को हम अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी ही एक स्टोरी आपकी बुक में भी दे रखी है मंकी किंग को लेकर, है ना। मंकी किंग यानी कि वानरों का राजा। तो इसके बारे में बता रखा है कि ये जो मंकी किंग था ये गंगा नदी के किनारे जो हिमालय पर्वत है वहाँ पर ये रहते थे अपने 80,000 फॉलोवर्स के साथ में। यानी कि जो मंकी किंग थे इनकी पूरी जो सेना थी या पूरा जो इनके नागरिक थे वो थे, जो भी वानर थे 80,000 ये सब लोग रहते थे। और इनके राज्य में ऐसे खूब सारे आम के पेड़ हुआ करते थे जो मैदानों में नहीं उगते थे, केवल हिमालय में ही होते थे ये। तो ये लोग उस आमों के पेड़ों पर ही निर्भर थे, यानी कि उस आम को खाकर ही ये सारे मंकीज सरवाइव करते थे। एक बार एक पका हुआ आम गिरकर गंगा नदी में बहता हुआ वाराणसी तक पहुंच जाता है। वाराणसी के जो राजा होते हैं वो सुबह स्नान करने के लिए नदी पर आते हैं और उन्हें वो आम मिलता है। वो उसे घर पर लेकर आते हैं, टेस्ट करते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है और वह अपने सेनापति और राज्य के सैनिकों को आदेश देते हैं कि ये पता करिए कि ये आम आया तो आया कहाँ से। तो उनके सैनिक चारों दिशाओं में फैल जाते हैं और राजा को ये बताते हैं कि हिमालय में एक मंकी किंग रहता है अपने खूब सारे फॉलोवर्स के साथ में, जहाँ पर ये खूब सारे आमों के पेड़ हैं और ये आम वहीं से आया है। तो जो वाराणसी का राजा है
वो अपने सभी सेना के साथ में उस मंकी किंग के ऊपर आक्रमण करने के लिए चल देता है कि हमें वहां पर जाना पड़ेगा, उस आमों के पेड़ों को हमारे यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो जब ये बात मंकी किंग को पता लगती है कि वाराणसी का राजा हम पर अटैक करने के लिए आ रहा है, तो वो रातों रात एक पुल बनाता है, एक लकड़ी का पुल बनाता है ना, आम के पेड़ की लकड़ी का वो पुल बनाता है, और अपने सभी प्रजा को, जितने भी उसके फॉलोअर्स रहते हैं, जितने भी मंकीज उसके राज्य में रहते हैं, उन सभी को वो गंगा नदी के दूसरे तरफ भेज देता है, दूसरे किनारे पर भेज देता है, ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो। लेकिन 80,000 फॉलोअर्स को एक जगह से, एक तरफ से दूसरे किनारे पर भेजना काफी मुश्किल होता है। लास्ट में वो पुल टूट जाता है ना, और ये सारी चीजें वो वाराणसी का राजा भी वहां पर खड़े होकर देखता रहता है कि किस तरह से मंकी किंग अपनी प्रजा को बचाने के लिए सारी चीजें कर रहा है। जब वो लकड़ी का पुल एक जगह से टूट जाता है तो मंकी किंग खुद उस जगह पर लेट जाता है, ताकि उसकी पीठ पर होते हुए बाकी के वानर दूसरी तरफ पहुंच सके। और जब एक एक करके सभी वानर उसकी पीठ पर से जाते हैं तो काफी चोटिल हो जाता है, और अंततः उसकी डेथ भी हो जाती है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है ये सब करने में। इस बात से जो वाराणसी का राजा उन पर आक्रमण करने के लिए आया था, उसे काफी बुरा लगता है, काफी पश्चाताप महसूस होता है कि मेरी वजह से इनके राजा को अपनी जान गंवानी पड़ी। और वो वहां से सॉरी बोलकर, माफी मांगकर वापस अपने वाराणसी लौट जाता है, और मंकी किंग के जो आगे के परिवार के लोग रहते हैं उन्हें कहता है कि आप अपनी जगह पर आराम से रहते रहिए, अब मैं कभी भी आप पर आक्रमण करने के लिए वापस से नहीं आऊंगा। तो ये एक ऐसी इमेजेस हैं, ये वाली इमेज है बेटा, जो ये बताती है, ये स्टूपास वगैरह में ऐसी इमेजेस बनी हुई हैं जो हमें बताती हैं कि ये आम के पेड़ की शेप इमेज बनी हुई है जिसमें खूब सारे मंकीज हैं। तो वहां से हम इस मंकी किंग की स्टोरी को रिलेट कर सकते हैं, यानी कि मैच ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा भी ऐसी खूब सारी बातें हैं बेटा जो साइंस के ऊपर भी कही गई हैं, है ना। जैसे हमारे ये वो समय था जब एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन भी हुए जिनका नाम था आर्यभट्ट, है ना। तो इनके बारे में हम कल वाली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच।